मैं हाँ प्रदीप चौधरी ते तुसीं देख रहे हो एक्शन पंजाब वैब न्यूज़ चैनल। कितनी खुशी होती है जब साडे शहर चों कोई बुलंदियां ते जाता है, अगे जाता है तो मुबारकबाद हर एक फेसबुक आईडी ते हर एक व्हाट्सएप ते मुबारकबाद का सिलसिला चालू होता है तो सानू बड़ी खुशी होती है। पिछले दिनों एक मूवी आई सीगी 12th फेल। कुछ मूवीज़ इहो जिहियां होंदियां जिहड़ी अपने दिमाग ते अपने चरित्र ते बुरा प्रभाव पाती है तो कुछ मूवीज़ इहो जिही होंदी है जिहड़ी साडी लाइफ बदल दिंदी है। तो साडे नाल इत्थे मौजूद है हर्षिता शर्मा जी, जिन्हां ने UPSC का जिहड़ा एग्ज़ाम है वो पास किया है तो 214वां रैंक लैके साडे राजपुरा का नाम रोशन किया है। तो वो साडे चैनल ते अज मौजूद है, असी उन्हां दा वेलकम करते हैं। वेलकम जी। बहुत खुशी हुई जब सानू पता लगा कि तुसी UPSC का जिहड़ा एग्ज़ाम है वो पास किया है। थैंक यू। किद्दां तुहाडी जर्नी शुरू हुई इस चीज़ च? मैंने UPSC के बारे में तब जाना जब मैं 11th और 12th की पढ़ाई कर रही थी। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि ऐसी भी एक जॉब होती है जिसमें आप अपने देश के लिए काम कर सकते हो। इवेंचुअली जब मुझे इसके बारे में पता लगा और डिटेल में जब मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई करने गई तो मैंने ये जाना कि मैं UPSC के एग्ज़ाम की ही पढ़ाई करना चाहती हूँ आगे। मैंने अपनी पढ़ाई जो है UPSC की 2019 में शुरुआत की थी और ये जो आज सक्सेस है ये मेरे 3rd अटेम्प्ट में मुझे मिली है। शुरुआती जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो ये जो है जर्नी वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर और नीचे रही है मेरी, पर अंत में जो 3rd अटेम्प्ट में मुझे ये जो सक्सेस मिली है ये आज मुझे बहुत ही अच्छा फील करवा रही है जी। ये जो UPSC का एग्ज़ाम है इसका हमें तो पर्सनल बताया तो हमें तो इस मूवी से ही पता लगा है जी। ठीक है कि भी कितना मुश्किल है। जो वो मनोज जी हैं उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना करके अपने अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। तो जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में आपने कभी सोचा था कि भी ऐसा भी आप करेंगे, या ये बाद में किसी को देख के या जैसे कि भी किसी अफसर को देख के आपको मोटिवेशन मिली हो कि भी हाँ मैं भी ये बनना चाहती हूँ? स्कूल में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसी भी कोई जॉब होती है। एक UPSC के बारे में आज के बच्चों को सब कुछ मालूम है, इतनी अवेयरनेस है, मूवीज़ आ रही हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं तो बच्चे जानते हैं। मुझे नहीं मालूम था। मुझे 11th और 12th में मुझे पता चला था कि ऐसे करके भी कोई एग्ज़ाम होता है, पर तो भी मुझे इसका प्रोसीजर तब भी नहीं पता था कि ये एग्ज़ाम देते कैसे हैं, कि क्या कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर अंत में आप इसमें किस तरीके से आप सोसाइटी में बदलाव ला सकते हो। जस्ट पता था कि ऐसा भी कुछ एग्ज़ाम होता है। तो ये एक अपने आप में अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो सबको आज के डेट में पता है। 12th फेल जो मूवी थी उसने ये बताया कि ये जो एग्ज़ाम है ये किस तरीके से सोसाइटी में अच्छे तरीके से बदलाव ला सकती है। और मेरे को प्रेरणा देने वाले बहुत सारे अफसर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नाम है, एक तो हैं TN सेशन सर, दूसरे हैं सत्येंद्र दुबे सर। वो सत्येंद्र दुबे सर जो हैं वो IAS थे एंड उन्होंने जो भू माफिया है उसके अगेंस्ट काम किया था। तो ऐसे जो अफसर हैं जो अपने देश के लिए काम करते हैं बिना ये सोचे, बिना किसी डर के कि हमारी ज़िंदगी पर भी खतरा हो सकता है, तो ऐसे लोग आपको प्रेरणा देते हैं। सेल्फलेस सर्विस है ये। तो मुझे लगता है कि आपको भी जो भी इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं वो इसी मंशा से आए आगे जी। एक पानी का आधा भरा हुआ जो गिलास है वो हमें 2 बातें बताता है। कुछ लोग उसको देखते कि ये आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि आधा खाली है। अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो कुछ जो बच्चे हैं वो तो डर जाएंगे कि भी ये तो बहुत मुश्किल है, ये होगा नहीं हमसे। लेकिन कुछ बच्चे जैसे आपके जैसे बच्चे हैं जो अचीवमेंट जिन्होंने कर लिया इसको, ठीक है, उनके बारे क्या कहेंगे जो बच्चे इसको दूसरी निगाह से देख रहे हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम कर ही नहीं पाएंगे इसको?
डर होना एक इमोशन लाजमी है, मुझे लगता है कि बच्चे इस हिसाब से डर जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, मार्क्स नहीं पता होते, एक एक मार्क्स से आपकी रैंक पीछे हो जाती है। तो डरना मेरे को लगता है एक बहुत ही नेचुरल बिहेवियर है, पर उस डर को आपको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करके रखना चाहिए इस हिसाब से कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपका जो भरोसा ही है वो आपके ये जो ऐसे दिन आप देखोगे जिसमें आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपका जो खुद पर जो भरोसा है वो आपकी इस समय मदद करेगा, आपको पॉजिटिव रहने के लिए आपको प्रमोट करेगा। मैंने भी यही किया था, डर का टाइम मेरे पास भी आया था। जब शुरुआत में मेरे प्रीलिम्स नहीं हुए थे तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। दूसरे अटेम्प्ट में तो मुझे ये लगा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है। एज का फैक्टर होता है, टाइम का फैक्टर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, हर तरीके की सिचुएशन होती है। तो उसमें भी फिर आपको अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, ये असर नहीं पड़ने देना कि कौन आपको क्या सलाह दे रहा, क्या कह रहा है। लोगों को कहने दो, लोग जो हैं, जो पहले कहते थे मुझे भी, आज वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहिए और ख़ुद पे भरोसा रखिए। अब जैसे इस मूवी में मनोज जी की स्टोरी बताई है, हाँ जी। अगर हम आपकी स्टोरी लिखना चाहें तो शुरू से लेके अब तक क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या अच्छी बातें आई जिससे आज आप यहाँ पे बैठे हैं? पूरी स्टोरी अपनी बताइए, बैकग्राउंड अपनी फैमिली से लेके कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। जी, बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है हमारा। फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी वो इतनी सही नहीं थी। मेरा छोटा भाई है, वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहा था उस समय जब मैं खुद पढ़ाई कर रही थी। तो पापा को हमेशा ये रहता था कि इसको भी पढ़ाना है और मुझे भी पढ़ाना है। तो अब इतने पैसे नहीं होते थे, फिर घर का काम भी चलाना था, प्राइवेट जॉब में थे मेरे पापा, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है हमारी फैमिली। तो उसमें जो था हमेशा ये सोचना पड़ता था कि अब क्या करें। नोएडा में भी जब मेरे पापा रहते हैं तो वहाँ पे रेंट के रूम पर ही रहते थे। तो हमेशा हमें ये कहा था पापा ने कि आप जो है गवर्नमेंट में ही अगर आप एडमिशन ले सकते हो तो लो, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे प्राइवेट में काम कराने के लिए, हमें पढ़ाई कराने के लिए। तो ये हमेशा एक प्रेशर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा है वो जॉइंट फैमिली का है, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। एजुकेशन को सपोर्ट करती है हमारी फैमिली। हमारी फैमिली में पढ़े लिखे लोग हैं सब, और एजुकेशन की कदर करते हैं। इसीलिए आज हमारे घर के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हर फैमिली को ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट ही आपको आपके ड्रीम्स अचीव करवाता है। नहीं तो आप मुश्किल बहुत झेलनी पड़ती है इन सब चीज़ों में। दूसरी चीज़ ये है कि आपको खुद पर फिर ये भरोसा होना चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ चुन रहे हो तो उसको फिर आपको करना है। एक इनर अर्ज होनी चाहिए, एक ना अंदर से एक वो आग होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मुझे इस रास्ते को पार कर आगे बढ़ना है। तो यही चीज़ मुझे लगता है कि आपको ऐसे एग्ज़ाम्स में आगे बढ़ा सकती है। मेरा भाई इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है। मेरी प्रिपरेशन से पहले मेरे भाई ने MBBS का एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो उसके भी शुरुआत के जो अटेम्प्ट्स थे वो उसको MBBS की सीट नहीं दिलवा पाए थे। उसका भी जो है MBBS का 3rd अटेम्प्ट में हुआ था, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, दूसरे अटेम्प्ट में BDS मिला था। तो इसको बोलते हैं कि उसने डेडिकेटेडली तैयारी की। इसी चीज़ से मुझे प्रेरणा मिली थी कि अगर मेरा भाई कर सकता है तो मुझे भी करना है, मुझे भी इस चीज़ में आगे बढ़ना है, क्योंकि यही मेरा सपना रहा है हमेशा से कि मैं अपने देश के लिए कुछ काम कर सकूं, कुछ पॉजिटिवली कुछ योगदान दे सकूं अपना। तो मुझे लगता है कि
ये इस चीज़ ने मुझे हमेशा पॉजिटिव रखा है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये तो थी फैमिली सपोर्ट। हाँ जी। कुछ फ्रेंड्स जिनकी आपको मतलब आज याद आ रहा हो कि भी हाँ उन्होंने मेरे को सपोर्ट करी थी, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको सच बताऊं तो मेरी फैमिली ही मेरे फ्रेंड्स रहे हैं। इस प्रिपरेशन में मेरे साथ हुआ ये कि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो करोल बाग में जैसे बच्चे रहते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, साथ में पढ़ते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, वो मेरे केस में था ही नहीं। मैं अपने घर पर रहती थी, मम्मी पापा के साथ अपने रूम में ही पढ़ाई करती थी, तो जो फ्रेंड्स थे भी उनसे भी मेरा साथ टूट गया, छूट गया। इतने साल प्रिपरेशन की, 5 साल से किसी से बात नहीं हुई, तो वो लोग मुझे भूल चुके थे कि मैं भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो गया। अब ये एक मेरे लिए चुनौती की बात थी, और कभी कभी बुरा भी लगता था, लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं पर ठहरी हुई थी मेरी ज़िंदगी। तो एक हमेशा ये डर भी था कहीं ना कहीं, पर वो फैमिली का सपोर्ट है। जैसे मैंने आपको कहा है कि फिर मैंने अपनी फैमिली को ही अपना दोस्त बनाया था, क्योंकि उन्होंने ही मेरी मदद की थी ऐसे मुश्किल वक्त में। जी। रिश्तेदारों का कैसा रहा? शादियां भी हुई, जन्मदिन भी थे, कभी मतलब जाते थे उनके? जी नहीं, मैं नहीं जाती थी। प्रिपरेशन इतनी लंबी चल रही थी कि वो मेरे से सवाल करते थे, और कुछ साल बाद वो सवाल जो हैं एक तरीके से मुझे एक गिल्ट में डालने लग गए थे कि मेरे पास उनके जवाब नहीं थे। कि वो मुझसे पूछते थे कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो मेरे पास उसके लिए जवाब नहीं होता था, क्योंकि अभी तक मेरा ना कोई रिज़ल्ट आया था, 2 बार प्रीलिम्स में मैं फ़ेल हो चुकी थी। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उनके सामने ही ना जाऊं। मेरे अंदर ये एक डर रहता था कि वो मुझसे पूछ लेंगे तो मैं क्या ही जवाब दूंगी। आना जाना मेरा बंद हो गया था कहीं पर भी, और मुझे लगता है कि आपको नहीं भी जाना चाहिए। क्या होता है कि आप कहीं जाते हो ना, तो आपका पढ़ाई का मोमेंटम ख़त्म हो जाता है, आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत आती हैं, और इस पढ़ाई में आप डिस्ट्रैक्शंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार डिस्ट्रैक्शन आई तो आपका ध्यान हट जाता है पढ़ाई से, और फिर वो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको हर दिन उठना है, हर दिन काम करना है, हर दिन मेहनत करनी है, और ये रिपीट करना है 365 दिन। तो वो जो लगन है ना, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। तो ये सोच के ही आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। जी। एक सवाल उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई से भागते हैं, कितना टाइम पढ़ते थे आप? पढ़ाई से जो बच्चे भागते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है पढ़ाई से नहीं भागना चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि पढ़ाई एक ज़रिया नहीं है किसी भी नौकरी के लिए। पढ़ाई आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, इस समाज को समझने का एक तरीका है पढ़ाई। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है पढ़ाई से। बाकी मैं पढ़ाई के लिए अपने एवरेज 9 घंटे तो पढ़ाई करती थी, 9 से 10 घंटे। जब प्रीलिम्स पास में आ गया था तो मेरे पढ़ाई के घंटे बढ़ गए थे, 12 घंटे चले गए थे, कभी 14 घंटे भी हो जाते थे अगर काम ज़्यादा होता था तो। पर मुझे लगता है कि जो कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप एक दिन कर सकते हो ये चीज़, पर हर दिन ये आपका जो ब्रेन है वो काम नहीं करेगा 20 घंटे की पढ़ाई करने वाला। तो एक एवरेज टाइम रखिए, 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, पर जो पढ़ रहे हो वो फुल कंसंट्रेशन के साथ हो। ऐसे लगे कि आपने जो पढ़ा है उसकी प्रोडक्टिविटी 100 नहीं तो कम से कम 90% आई है। तो अचीवेबल टारगेट्स रखिए हर दिन के, कि मैं इतने चैप्टर्स एक दिन में कर सकती हूँ, और वो उनको फिर आप पूरे दिन में बांटिए प्लानर के साथ और उनको अचीव करिए। यही मेरा प्लान रहा है, यही मैंने किया था। पास होना हर एक को अच्छा लगता है, पास को हर कोई पसंद करता है। आप 2 बार फेल हुए हैं, फेल को अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं? फेल को पर्सनली मैंने जो है पॉजिटिवली ही देखा था। बाद में शुरू में जब फेल हुई थी तो मुझे लगा कि अब आगे क्या, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था। सिर्फ मैं परेशान नहीं थी उस चीज़ से, मेरे परिवार वाले भी कहीं ना कहीं ये डर गए थे, परेशान हो गए थे कि 2 बार एग्ज़ाम नहीं निकला है।
तो अब क्या करना है आगे का। पर मैंने उनको भी विश्वास दिलाया, खुद को भी विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। तो ये जो मैं कर सकती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी, यही मैंने अपने दिमाग में रखा था। आगे जाकर मैंने वो जो फेलियर थी ना, उसमें ही मैंने कमियां ढूंढी कि ये अगर कमी है तो इसको मैं पूरी करूं। उन कमियों को मैंने पूरा किया था, तो जाकर जो जहां मैं फेल हो रही थी, कहीं ना कहीं वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे। जी, ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल बनाया गया है, इसको अगर हम इस तरीके से देख लें कि आपने अभी बहुत कुछ देखना है, देश के लिए बहुत कुछ करना है, जी। कि कई बार आपको ऐसा भी आएगा कि कहीं पे आप फेल भी होंगे, कि ये इसलिए मुश्किल बनाया गया कि आप हर एक चुनौती को पार करते हुए निकल जाएं। बिल्कुल। ये जो एग्ज़ाम है, ये सिविल सर्वेंट्स को बनाने का एग्ज़ाम है। मैं आपको बता दूँ, आज सिविल सर्विस डे है, आज 21 अप्रैल। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने नींव रखी थी सिविल सर्विसेज की हमारे देश के लिए, और उसको कहा था कि ये स्टील फ्रेम है इंडिया का, यही देश को चला रहा है, यही देश की नींव है। तो उसके लिए ये एग्ज़ाम बनाया गया है। ये आप एक सिविल सर्वेंट को बनाओगे तो उसको हर तरीके की चुनौतियों को डील करना आना चाहिए। ये पब्लिक डीलिंग है, आप पब्लिक के साथ डील करोगे, आपको अलग तरीके के लोग मिलेंगे, आपके हिसाब से लोग काम नहीं भी करेंगे। तो एक अधिकारी के रूप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कैसे लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है, हमारे संविधान को किस तरीके से काम करवाना है, यही तो आपका काम है। इस हिसाब से ये जो एग्ज़ाम है डिज़ाइन किया गया है, और साथ ही साथ आपको उन चुनौतियों का भी वो बताता है कि कुछ ऐसी चुनौतियां जैसे कि पॉलिटिकल प्रेशर है, सिस्टम में करप्शन है, इन सब से दूर कैसे रहना है। तो आपका जो एथिकल जो बेस है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये इस एग्ज़ाम में बहुत ही क्लियरली समझाया जाता है। जी। स्कूलिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपकी भी कहाँ से स्कूलिंग की है आपने, और कैसा था आपका स्कूल टाइम? जी, मैंने अपनी पढ़ाई होली एंजल स्कूल से की, और जो 11th और 12th की जो क्लास थी वो मुक्कत पब्लिक स्कूल से की थी। स्कूलिंग जो है फाउंडेशन होती है किसी भी इंसान के लिए, तो वो बेस बना मेरी प्रिपरेशन का भी। आगे फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतने अच्छे से जो हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया था कि आगे जाकर भी वो सब कंसेप्ट जो थे मुझे क्लियरली याद थे। प्रीलिम्स के, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्कूल की बुक्स से आते हैं। तो इससे मुझे अंदाज़ा था कि अगर मेरा स्कूल का बेस क्लियर है तो प्रीलिम्स मेरे को सपोर्ट करेगा वहाँ पर। तो मैं आगे भी जो बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो ना, उसका कंसेप्ट क्लियर करिए, रिवाइज़ करिए। उनको इस हिसाब से नहीं देखना कि वो एक मार्क्स लेना है बस हमें अपने एग्ज़ाम में, उसको इस हिसाब से देखो कि ये जो पढ़ाई है आपको आगे भी कैसे कैसे एग्ज़ाम में मदद करेगी। इनफैक्ट जितने भी गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो उन सब में ये स्कूल की बुक्स आती हैं। जी। आपने दो स्कूल्स का नाम लिया है, होली एंजल और मुक्कत। हाँ जी। सिर्फ यही दो स्कूल्स हैं जहाँ की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लगती है एडमिशन्स के लिए, लेकिन आप मानेंगे सिफारिशें बहुत लगती हैं, बड़े बड़े लीडर सिफारिश करते हैं। अच्छा। सिर्फ एक एडमिशन के लिए, ऐसा क्यों? सिफारिशों वाली बात तो हमारे केस में नहीं हुई थी। अब लोग सिफारिशें लगवा लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि होली एंजल स्कूल है या मुक्कत पब्लिक स्कूल है, वो एक ऐसे रिजल्ट्स दे रहा है जो उनको भी अपने बच्चों के लिए चाहिए। तो जो लोग सिफारिशें लगवा सकते हैं वो लगवा रहे हैं, जो कि एक गलत बात है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास सिफारिशें लगवाने की उनकी हैसियत नहीं है। तो पढ़ाई और जो स्कूलिंग है वो उनका भी अधिकार है। तो ये जो इक्वालिटी होनी चाहिए मुझे लगता है एजुकेशन में, वो बरकरार रहनी चाहिए। सिफारिशें लगवा कर आप एडमिशन ले रहे हो, वो एक तरीके का प्रिविलेज है।
जो कि किसी भी स्कूल को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हर एक बच्चा होली एंजल में जाना चाहता है, जी। बाकी स्कूल खाली पड़े हैं, अच्छा। उनकी एड्स लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसा क्या है स्कूल में? इस स्कूल में डिसिप्लिन है, इस स्कूल में क्वालिटी है। एक बात होती है ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो वो क्वालिटी मेंटेन्ड है इतने सालों से। वो क्वालिटी ही आपको रिजल्ट्स दे रही है। ये जो रिजल्ट्स हैं वो मैटर करते हैं लोगों के लिए, इसीलिए लोग होली एंजल्स में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी स्कूल्स को एडवर्टाइजमेंट पर फोकस कम करके अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। उस लेवल पर अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर आइए कि खुद से जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हों आपकी तरफ। आपको जो है पर्क्स के साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करना पड़े। तो सब स्कूल्स को ये सीखना चाहिए। और कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहिए, अपनी मदर के बारे में बताना चाहिए? जी, मेरी मदर का नाम मीना शर्मा है। मेरी मदर राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, और हमारी जो एंसेस्ट्री अगर ट्रेस करें तो वो राजस्थान की रही है। बट मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो अपनी जॉब की वजह से पंजाब आ गए थे और फिर यहीं सेटल हो गए। तो मेरे फादर की जो बर्थ प्लेस है यहीं है। मेरी बर्थ प्लेस और मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि सब राजपुरा ही है। मेरे जो मदर हैं उन्होंने मेरी प्रिपरेशन में बहुत सपोर्ट किया है। ऑल्दो वो होम मेकर हैं, जिनको आज की डेट में लोग ऐसे देखते हैं कि एक हाउसवाइफ जो है वो क्या ही काम कर सकती हैं, वो कुछ कमाती नहीं है। पर मुझे लगता है ज़िंदगी की सबसे टफ़ जॉब एक होम मेकर की होती है, क्योंकि एक घर को संभालना, उसको मैनेज करना, फैमिली को जोड़ के रखना, वो एक काम मेरी मम्मा ने करा है। मेरे पापा को हर कदम पे सपोर्ट किया है। फाइनेंशियल इश्यूज़ थी तो हमारे घर के फाइनेंसेस को मैनेज करा है, अपने दोनों बच्चों को सपोर्ट करा है। तो ये अपने आप में एक कमेंडेबल जॉब है। इतने सालों तक कंटिन्यूटी में बिना खुद की डिमांड्स को ऊपर रखे हमारी इच्छाओं को ऊपर रखा है हमेशा। तो ये दिस इज़ लाइक सेल्फलेस सर्विस अपने आप में, और शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी। वो मेरे लिए रोल मॉडल है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में हर हाउसवाइफ एक हाउस मेकर की रिस्पेक्ट उसी हिसाब से की जानी चाहिए जिस हिसाब से लोग एक जॉब करने वाले किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। जी। लड़का और लड़की में कुछ लोग जैसे फ़र्क समझते हैं, वैसे तो अब इस टाइम काफ़ी ज़माना बदल गया है, लेकिन फिर भी फ़र्क समझते हैं। सिर्फ दीवारों पे लिखा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता आज की डेट में भी। उन लोगों को आप क्या कहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक लड़के में और एक लड़की में कोई अंतर नहीं है। अगर आप काबिलियत की तरफ ध्यान दें तो काबिलियत हर इंसान में है। आप अपनी लड़की को आगे बढ़ाएंगे तो वो लड़की आपका नाम रोशन करेगी। वो आपका ही नहीं, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपका जो जगह है, राजपुरा जैसे मेरी जगह है, तो आज न्यूज़ छप रही है कि हर्षिता ने राजपुरा का नाम रोशन किया। तो ऐसे ही लाखों लड़कियां हैं। वो सब लड़कियां जो हैं सब में काबिलियत है। कम नहीं आंकना चाहिए लड़कियों को। हमारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, वो भी एक फीमेल हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो अपने आप में एक रोल मॉडल हैं। उनसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर किसी ने देखा नहीं। जी। तो ऐसी जब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं तो लड़कियों को कैसे कोई कम आंक सकता है। तो उन सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़का और लड़की दोनों ही काबिलियत रखते हैं। दोनों को ही एजुकेट करिए, उनको प्रमोट करिए, वो आपका नाम डेफिनेटली रोशन करेंगे। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और भी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, कि किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए, कैसा अपना दिनचर्या रखनी चाहिए? उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? जो लोग
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग जो है अपने पढ़ाई की तरफ डेडिकेशन से काम करें, वो अपने रूटीन को प्लान करें। देखो, प्लान्ड अप्रोच जो होती है पढ़ाई में, वो अच्छे रिजल्ट्स हमेशा लेकर आएगी। एक प्लानर तैयार कीजिए हर दिन का, अपने दिन को डिवाइड करना, ये देखना कि आप किस टाइम में कितना काम कर पाएंगे, अचीवेबल टारगेट्स रखना, रिवाइज करना, टेस्ट लगाना टाइम टू टाइम, ये आपको सपोर्ट करता है आपकी प्रिपरेशन में। दूसरी चीज़ है, आज की डेट में मेंटल हेल्थ की बहुत बात होती है। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में सुनते हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। मेंटल हेल्थ में जैसे कभी कभी कुछ बच्चों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन फील होता है, एंग्जाइटी आ जाती है एग्ज़ाम करीब आते ही। ये नॉर्मल है एंग्जाइटी आना, लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स कभी भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है हमारे देश में। आप अगर एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाएंगे तो आपके लिए दूसरा दरवाज़ा बिल्कुल खुला रहेगा, क्योंकि आप में वो काबिलियत है काम करने की। तो अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने टीचर से, या जिसके साथ भी आप अच्छे से अपना मन शेयर कर सकते हैं, मन की बात शेयर कर सकते हैं, उनके सराउंडिंग में रहिए, उनसे बात कीजिए और अपनी पढ़ाई को पॉजिटिवली आगे बढ़ाइए जी। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ यूपीएससी ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਬਣੀਆਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ यूपीएससी ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नवरात्रे निकले हैं, माता रानी की तरह पूजना चाहिए है, इन्हों का स्वागत करना चाहिए है, ना कि मूँह बुला के ये कहना चाहिए कि भी साडे घर अज कुड़ी हुई है, मुंडा नहीं होया। सो तुसी बने सीगे एक्शन पंजाब दे नाल। हुण अगले गैस्ट दे नाल तुहाडे नाल फिर हाजिर होवांगे। नमस्कार।